हेलो फ्रेंड, नमस्कार। CGPSC हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। क्लास का टाइम हो गया। जितने लोग भी जुड़ गए हैं वो सभी लिंक को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ पाएँ। जल्दी से जुड़िए, क्लास आगे करते हैं। ठीक है, सभी लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल आइकॉन दिया हुआ उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट हो उसके 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि लाइव क्लास होने वाली है, जिससे आप लोग को ज़्यादा जुड़ने में मदद मिले। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अपने ACF के लिए, तथा ये कृषि विज्ञान की बात कर रहे थे। तो ये कृषि विज्ञान आप लोग के ACF के साथ साथ CGPSC के लिए, व्यापम के लिए और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदर एग्ज़ाम में पर्यावरण के अंतर्गत ये सब हम लोग को पढ़ना ही रहता है। ठीक है, पर्यावरण हो गया या फिर पेपर 4 में अप्लाइड साइंस हो गया, उससे सब के अंतर्गत ये सब आ ही जाते हैं। तो सभी एग्ज़ाम वाले इसको ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टों को क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, और जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कृषि विज्ञान। तो पिछले क्लास में क्या पढ़ा था थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोग को। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किए थे कृषि विज्ञान में कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी के बारे में बात किए थे। फिर बताया थे कि 1954 को जो कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक के आर्नोन, कौन थे? आर्नोन। उसने क्या किया था कि पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, पोषक तत्व, उनको बताया था कि 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, हमने उनमें से जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व थे उन पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो देखे थे हम लोग क्या कौन कौन पोषक तत्व के पौधों के विकास के लिए क्यों क्यों जरूरी होता है, और पौधों में क्या क्या वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का पढ़े थे, जड़, तना। ठीक है, वैसे हम लोग ने सभी पोषक तत्वों को देखे थे। ठीक है, और वो बोलना चाहूँगा, अगर बैच 4 वालों का क्लास आज से स्टार्ट हो गया होगा, जुड़ गए होंगे, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। आपका इससे पहले जो छूटा हुआ आप लोग को आपके बैच में कराया जाएगा उसको। ठीक है, वहाँ आप लोग को क्लास PDF नोट्स के साथ कराया जाएगा, बैकअप क्लास। तो अभी यहाँ से पढ़िए आप लोग, अगर जुड़ गए हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो पोषक तत्वों के बारे में पढ़े थे। तो आज देखेंगे पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाती है तो पौधों में क्या क्या रोग हो जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों के महत्व के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, क्या क्या फायदा करते हैं ये भी पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप सभी नोट्स बनाते जाइए साथ से साथ, या फिर क्लास होने के बाद आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और डिटेल में नोट्स बनाया कीजिए, जो समझाते हैं उसको भी लिखा करिए। PDF में वो सब बातें नहीं रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते फिर आज की पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो पहला बॉक्स बना लेंगे 4। एक में रहेगा क्रमांक, फिर फसल, फिर तत्व की कमी, फिर उससे क्या बीमारी होता है, ये 4। ठीक है, तो चलिए अब पहला फसल देखेंगे हम लोग। फसल में पहला लिखेंगे आलू। ठीक है, आलू में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सा बीमारी होता है, तो याद रखेंगे ब्लैक हार्ट। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ब्लैक हार्ट। ठीक है, ठीक है, ये फसल हो गया तत्व की कमी बीमारी है। ऐसा करके हम लोग इसको याद करेंगे, साथ साथ याद करते जाइए। ये किसी न किसी एग्जाम में बना हुआ है, याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, सभी एग्जाम में पूछते हैं, चाहे व्यापम हो चाहे वनडे एग्जाम हो। अच्छा, आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है। क्लास के बाद आप लोग का इसी क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ये वही लोग बता पाएंगे जो इस क्लास को पूरा देखेंगे। ठीक है, इसी क्लास में से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो लास्ट में उसको क्वेश्चन की तरफ बना देंगे। तो क्लास जब पूरा देखिए, फिर उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, या अपने बैच में फीडबैक में भेज दीजिए वो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर करना है इसका। ठीक है, इसी क्लास के अंतर्गत से आप लोग को क्वेश्चन निकाल के पूछा जाएगा। ये आप लोग का डेली आज से क्लास में ऐड किया जा रहा है कि डेली क्वेश्चन ऑफ द डे किया आया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिए वीडियो को। ठीक है, क्लास में अच्छे से एक्टिव रहिए और पूरा देखिए, तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, जो पुराने आए हुए हैं उसी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से आज आगे बढ़ते हैं। क्लास शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए।
तो पहला फसल देख लिए आलू। आलू में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, ब्लैक हार्ट होता है। दूसरा फसल लिखे धान। अगर धान में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, टीप बर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीप बर्न। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन कैसे बनता है, धान में ऑक्सीजन की कमी से निम्न रोग होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्या लगाना है, टीप बर्न। ठीक है, या फिर दे देगा टीप बर्न निम्न में से किससे संबंधित है। टीप बर्न जो बीमारी निम्न किससे संबंधित है, तो ये भी याद रखना धान। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है अभी तक। फिर अगला देखते हैं, तीसरा कपास की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 देख लिए हम लोग, आलू के साथ धान के साथ। अब देखते हैं कपास। कपास में जस्ता की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, छोटी पत्ती रोग। याद रखेंगे, कपास में जस्ता की कमी से छोटी पत्ती रोग होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं चौथा, मक्का। मक्का में अगर बोरॉन की कमी हो जाती है, सॉरी, मक्का में अगर जस्ता की कमी हो जाती है। ठीक है, जस्ता का भी 2 देख रहे हैं। मक्का में अगर जस्ता की कमी हो जाती है तो क्या, कौन सा रोग होता है, श्वेत कली रोग बोलते हैं। याद रखना, मक्का में अगर जस्ता की कमी हो जाती है तो उसको श्वेत कली रोग बोलते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, श्वेत कली रोग निम्न में किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, मक्का। ठीक है, याद रखेंगे, जस्ता के 2, कपास के साथ छोटी पत्ती रोग, मक्का के साथ श्वेत कली रोग। अब अगला देखते हैं फूल गोभी। फूल गोभी में अगर बोरॉन की कमी हो जाती है तो लाल सड़न रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल सड़न रोग। ठीक है, ये भी याद रखना, बोरॉन की कमी से। फिर अगला नोट करते हैं छठवां, आम या फिर आंवला। इन दोनों में अगर बोरॉन की कमी हो जाती है तो आंतरिक नेक्रोसिस बीमारी होती है। कौन सी बीमारी, आंतरिक नेक्रोसिस बीमारी। किसके कारण होती है, बोरॉन की कमी किसमें होती है, आम और आंवला। ठीक है, फिर अगला देखते हैं सातवां, हम लोग का सातवां फसल लेते हैं मटर। मटर में अगर मैग्नीज की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मार्स रोग। ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। मटर में अगर मैग्नीज की कमी हो जाती है तो मार्स रोग होता है। ठीक है, फिर अगला बढ़ते हैं आगे, पत्तियों वाली जो सब्जी, जो जितना भाजी खाते हैं या फिर मूली वूली, जो इतने पत्ती लगे रहते हैं, सब्जी जब खरीद के लाते हैं उसमें पत्ती लगे होते हैं, अगर उनमें मैग्नीज की कमी हो जाती है तो हरिती माहिंता रोग बोलते हैं, क्लोरोरिसिस। ठीक है, क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस। तो ये भी याद रखना, पत्ती वाली सब्जी में मैग्नीज की कमी से क्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला फसल लेते हैं गोभी। ठीक है, गोभी में अगर बोरॉन की कमी हो जाती है, किसकी कमी होती है, याद रखना, तो बोरॉन की अगर कमी हो जाती है तो उसमें क्या आ जाता है, भूरापन हो जाता है या हर्ट रोग। ये दोनों प्रकार के रोग होते हैं गोभी में। याद रखना, बोरॉन की कमी से भूरापन रोग होता है और हर्ट रोग होता है। ठीक है, अब इतना डिटेल में नहीं जाना कि हर्ट रोग क्या होता है, भूरापन कैसे होता है, बस हम लोग को नाम याद रखना है, जो क्वेश्चन में आते हैं वही चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं चुकंदर। चुकंदर में क्या होता है, मैग्नीज की कमी हो जाती है तो पत्तीदार पहिबा रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, पत्तीदार पहिबा रोग बोलते हैं। ये भी यार, पहिबा रोग किस में होता है, तो चुकंदर में होता है। क्यों होता है, तो मैग्नीज की कमी से होता है। फिर अगला हम लोग 11वां अगर देखें तो लीची। 11वां फसल क्या है, लीची। लीची में हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है, पोषक तत्व, तो उसमें क्या होता है, पत्ती जलने लगती है। तो इसको बीमारी का नाम दे दिया पत्ती जलना। देखिए आप लोग, जो पत्ती आधा कट जाती है, आधा जले टाइप का दिखता है, तो कौन सा बीमारी है, पत्ती जलना बीमारी है, जो पोटेशियम की कमी से होती है। किस में होती है, तो लीची में होता है। ठीक, लीची जानते हो, लाल लाल। ठीक है, लीची में होता है। ये महत्वपूर्ण हम लोग ने देख लिए बीमारियां, और आगे देखते हैं। अगला फसल लेते हैं नींबू। ठीक है, नींबू, तो जो हम लोग ने जो पोषक तत्व तो बोले थे, मोबिब्लेनेनम, ठीक है, एमओ, ठीक है, उसकी कमी से होता है पत्ती धब्बा रोग। ठीक है, पत्ती में जो धब्बा रोग आ जाता है, किसकी कमी से होता है, मोलिब्लेडम। ठीक है, इसको कई प्रकार, कई अलग अलग नाम से बोलते हैं, मेलीब्लेडम बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, एमओ। ठीक है, नींबुओं में होती है। ठीक है, याद रखना, नींबुओं में पत्ती धब्बा रोग होता है। फिर अगला देखते हैं गाजर, विटामिन ए के लिए।
गाजर में कैल्शियम की अगर कमी हो जाती तो केपीटी स्पॉट रोग होता है। केविटी है, केविटी स्पॉट रोग होता है। क्या होता है? केविटी स्पॉट। गाजर में कैल्शियम की कमी से केविटी स्पॉट। ठीक है, गाजर का याद कर लीजिए। गाजर में कैल्शियम की कमी से केविटी स्पॉट रोग होता है। ठीक है, साथ ही साथ याद करते जाइए आप लोग। फिर अगला देखते हैं, 14 फसल क्या है हम लोग का? जौ। ठीक है, जौ में क्या होता है? मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज की कमी हो जाती तो ग्रे स्पेक्स। ठीक है, ये भी याद रखना, ग्रे स्पेक्स रोग बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रे स्पेक्स, ये भी पूछा गया। ग्रे स्पेक रोग किससे संबंधित है? जौ। फिर लास्ट और अंतिम फसल लेते हैं, अमरूद। अमरूद में अगर जस्ता की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ब्रोंजीन। याद रखेंगे, ब्रोंजिंग रोग किससे होता है? अमरूद में होता है, याद रखना। ठीक है, ब्रोंजिन रोग किस में होता है? अमरूद में होता है। किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से। तो जो महत्वपूर्ण बीमारियां थी उस पर बात कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोग के सिलेबस का। ठीक है, इसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक एक फसल भी निपटाते जाएंगे। आप लोग को बोलों के बारे में पढ़ना है कि उनसे संबंधित कब उनकी बुआई होती है, कब उनकी छटाई होती है, क्या क्या उनको लिए उपयोगी तत्व है, उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग को इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक फसल भी डेली कवर करते जाएंगे। ठीक है, तभी हो पाए, क्योंकि एक साथ करेंगे तो याद नहीं होगा, बहुत सारे फसल है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ले रहे हैं वाणिज्यिक फसल। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए करिए, लेट में मत आया करिए। क्लास 5 बजे आप लोग को डेली रहता है लाइव क्लास, आप लोग याद करके रख लीजिए। 5 बजे आप लोग किसी भी हालत में उपस्थित हो जाया करिए। आप लोग जैसे बैच में लिंक आता है या फिर नोटिफिकेशन दबाए रहेंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जितने भी बैच वाले हैं उनको। ठीक है, तो तुरंत आ जाइए करिए, शुरू से देखा करिए। आप लोग के फ़ायदे के लिए ये निःशुल्क जो क्लास चलाई जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। वाणिज्यिक फसल में आज हम लोग देखेंगे तंबाकू के बारे में, जो बहुत फेमस है अपने छत्तीसगढ़ में स्पेशली। ठीक है, अभी लॉकडाउन में कितने इतने महंगे में मिल रहे थे, फिर भी लोग इसको खरीद रहे थे, तो उसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करें, तंबाकू। ठीक है, इसका वास्तविक नाम अगर देखें, या वानस्पतिक नेम बोलते हैं इसको, वानस्पतिक नेम देखें, निकोटियाना स्पी। ठीक है, क्या बोलते हैं वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम? वानस्पतिक नाम है इसका निकोटियाना स्पी। याद रखेंगे, निकोटियाना स्पी। ठीक है, पूछा गया है। कुल की बात करें तो इसका कुल क्या है, मतलब किस कुल से ये उपजा हुआ है? तो सोलेंसी, सोलेंसी याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर गुणसूत्र की बात करें तो इसमें 48 गुणसूत्र मिलते हैं। अगर जोड़े की बात करें तो 24 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, 24 गुणसूत्र होते हैं, कितने 24 जोड़े होते हैं, 48 गुणसूत्र पाया जाता है। वानस्पतिक नाम निकोटियाना स्पी है। कुल क्या है? सोलेंसी कुल के हैं। ठीक है, उत्पत्ति की बात करें कि तंबाकू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मैक्सिको से हुई है। याद रखना, तंबाकू की उत्पत्ति कौन से देश से हुई? मैक्सिको, या फिर मध्य अमेरिका भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना दो नाम, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, तंबाकू की उत्पत्ति स्थान। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, क्या बोला? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आगे बोलते हैं, जो निकोटियाना टैपकम है। ठीक है, ये उसी के प्रकार में आते हैं। कौन? तंबाकू के प्रकार के अंतर्गत आता है निकोटियाना टैपकम। ठीक है, इसमें अगर निकोटीन की मात्रा देखें तो 0.5% से लेकर 5.5% तक होता है। ठीक है, निकोटीन देख जानते हो आप लोग, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए। निकोटीन की मात्रा होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। ठीक है, मुंह का कैंसर हो या अंदर फेफड़ों में हो, पेट में हो, जो भी हो। ठीक है, कैंसर बीमारी पैदा करते हैं, तो तंबाकू नहीं खाना चाहिए। इसमें निकोटीन की मात्रा देखिए तो 0.5 से लेकर 5.5% तक की होती है। उपयोग किस में होता है? निकोटियाना टैपकम का,
तो सिगरेट बनाने में, सिगार बनाने में, बीड़ी बनाने में, धूम्रपान करने में, जितने धूम्रपान की सामग्री बनती है उसमें तंबाकू डलता है। ठीक है, कौन सा तंबाकू डलता है? निकोटियाना टैबकम। ठीक है, और याद रखना निकोटियाना टैबकम के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है ये निकोटियाना टैबकम। ठीक है, सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, निकोटियाना टैबकम। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है तो। तंबाकू की अगले प्रकार में जाते हैं, निकोटियाना रस्टिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? निकोटीना रस्टिका बोलते हैं। ठीक है, निकोटीना रस्टिका दूसरा प्रकार। अन्य नाम देखें, इसी को बोलते हैं विलायती या कलकतिया तंबाकू। कलकतिया तंबाकू याद रखना, अन्य नाम विलायती या कलकतिया तंबाकू। अब इसमें निकोटीन की प्रतिशत मात्रा देखें तो 0.5 से लेकर 5.5% तक इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अब जो ये निकोटीना रिस्टिका है उसमें जो पुष्प लगते हैं, पुष्पों का रंग पूछा गया कई बार, तो पीला रंग का पुष्प लगता है, याद रखना। निकोटीना रिस्टिका में पीले रंग का पुष्प लगता है। ठीक है, ये हम लोग ने बात की तंबाकू के प्रकार के बारे में और कुछ विशेष पॉइंट पर बात की है। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसमें तंबाकू की खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान कितना % होना चाहिए, तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो अभी जुड़े उनको बता दूंगा, क्वेश्चन आपने देखा होगा लास्ट में क्लास के से ही निकाल के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए करिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्लास नहीं लेते हम लोग, आधा घंटा से 45 मिनट तक का क्लास रहता है, 30 से 45 मिनट, तो उतना तो आप लोग देख ही सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। उपयुक्त तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तंबाकू की खेती के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तंबाकू में बीजों में तेल, जो तंबाकू के बीज निकलते हैं उसमें भी तेल होता है। कितने % तेल होता है? 30 से 40%। ठीक है, ये भी याद रखना, तंबाकू के बीजों में कितने % तेल पाया जाता है? तो 30 से 40% पाया जाता है। अगला नोट कीजिए इंपॉर्टेंट, तंबाकू कमेटी की स्थापना, भारत में तंबाकू कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1945, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी टाइम बना दिया गया था तंबाकू कमेटी की स्थापना 1945। मतलब उस टाइम से भी तंबाकू खाया जाता था। भारतीय तंबाकू को 2 भागों में बांटा गया है। भारत के अंदर जो तंबाकू पैदा होता है उनको 2 भागों में बांट दिया हम लोग, फ्लूकरेट विर्जिना, ठीक है, FC भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? इसकी बुआई कब होती है? मार्च में होती है। अगर राज्य की बात करें, ये फ्लूक तंबाकू कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, तो बुआई मार्च में, राज्य कर्नाटक। इसमें सिगरेट तंबाकू का क्षेत्रफल 30% है। मतलब जितना भी सिगरेट बनता है कितने क्षेत्रफल में उसमें फसल होती है, तो उसका 30% इसी से होता है भारत में, तथा 20% उत्पादन इसी से होता है। जितना सिगरेट का मतलब तंबाकू का उत्पादन होता है उसका 20% भाग इसी तंबाकू के अंतर्गत से लिया जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है नॉन विरिजिना। ठीक है, इसकी बुआई कब होती है? अगस्त में होती है। कब होती है बुआई? अगस्त में। इसमें अगर तंबाकू का क्षेत्रफल की बात करें तो 30% क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कितने % क्षेत्रफल में पाया जाता है? 30% क्षेत्रफल में पाया जाता है। तथा उत्पादन 80% में होता है। 20% में फ्लू वाले का देखें और ये 80% में होता है। ठीक है, ये तंबाकू के महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में देख ले जो भारत में बोया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का तंबाकू का जो फसल था वाणिज्यिक फसल वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक फसल कर लिए, तो इसका आप लोग नोट्स बनाइए अच्छे से, इतने पॉइंट आप लोग याद होने ही चाहिए। और डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं बुक से अपने, जो भी आप लोग के पास होगा, लेकिन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बना हुआ है और बनता है और बनेगा भी इससे। ठीक है, अब हम लोग एक अगला टॉपिक भी ले लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग का अगला टॉपिक है उर्वरक। ठीक है, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कराएंगे तो 2-3 टॉपिक लेके करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग और शेयर कर दीजिए करिए जब क्लास स्टार्ट होता है तो भी। अगला टॉपिक हम लोग उर्वरक, क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर। ठीक है, अब हम लोग इसकी परिभाषा पे बात करते हैं। तो देखिए, परिभाषा नोट कीजिए आप लोग। उर्वरक वह पदार्थ है जो भूमि में जो वनस्पतियों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं उसी कमी को पूरा करता है। ठीक है,
जो देखिए हम लोग पोषक तत्वों के पढ़े थे 16 प्रकार के, अगर उसमें जो कुछ कमी हो जाती है तो जब हम लोग उर्वरक छींचते हैं, चाहे वो खातू के रूप में हो या तरल में तरल के रूप में जो स्पीयर से छींचते हैं पानी में मिला के, चाहे वो, तो जो उर्वरक छींचते हैं वो क्या करता है, जो वनस्पतियों में पोषक तत्वों की कमी होता है उसकी पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो उससे वृद्धि और विकास में तेजी आ जाती है। देखते हैं कि जो भी अभी तो बरसात में आप लोग बोए हुए होंगे, छत्तीसगढ़ के हैं तो सभी अपने घर में बाड़ी सब्जी, तो क्या कहते हैं उसमें हम लोग समय समय पर क्या करते हैं, खातू छींचते हैं, दवाई छींचते हैं, तो वही है उर्वरक। तो वो क्या कहते हैं, जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको पूरा करता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिससे उनकी वृद्धि तेजी से होने लगती है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही दवाई छींचे 1-2 दिन में उसकी तेजी से वृद्धि होने लगती है, और जो भी उसमें बीमारियां रोग हो जा रहे थे उसको भी वो कमी करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अगर प्रकार की बात करें तो उर्वरक को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया उर्वरक को? 2 भागों में, याद रखना। कौन कौन से? एक कार्बनिक उर्वरक, दूसरा अकार्बनिक उर्वरक। ठीक है, अब कार्बनिक उर्वरक की बात करें तो क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, और अकार्बनिक उर्वरक की बात करें इनऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही समझेंगे इसको। ठीक है, वो क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है तो महत्वपूर्ण ही कर पाएंगे हम लोग। जो इम्पोर्टेंट है सभी को पढ़ना अभी संभव नहीं है, तो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जिससे बनता है उसी को कर रहे हैं। तो पहला नोट कीजिए, कार्बनिक उर्वरक। ठीक है, तो कार्बनिक उर्वरक क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इस श्रेणी में जंतुओं के अपशिष्ट आते हैं, जैसे रक्त हो गया, हड्डियां हो गया, मलमूत्र हो गया, सींग हो गया, नाखून हो गया, या बूचर कारखाने होते हैं जहाँ देखिए जहाँ बलि चढ़ती है, मतलब काट के बेचा जाता है, बूचर खाने बोलते हैं, जो बीच में बैन कर दिया गया था लेकिन लाइसेंस लेके चलता है वो अभी भी। तो बूचर खानों का कचरा आदि सम्मिलित है। तो कार्बनिक उर्वरक के अंतर्गत इन सभी को रखा गया है। उर्वरक के अगला टॉपिक पर बात करते हैं, अकार्बनिक उर्वरक। अकार्बनिक उर्वरक श्रेणी में कृत्रिम रूप से बनाए गए कुछ कार्बनिक यौगिकों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो उर्वरक हम लोग कृत्रिम रूप से बनाते हैं उसको अकार्बनिक उर्वरक कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं या जो भी अपशिष्टों से बनते हैं उसको हम लोग कार्बनिक उर्वरक कहते हैं। कुछ रासायनिक उर्वरक को सम्मिलित किया जाता है तो क्या बनता है? कार्बनिक उर्वरक बनता है। इसे अवयवों के आधार पर अकार्बनिक यौगिक को पुनः 3 भागों में बांटते हैं। जो अकार्बनिक यौगिक है उनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला आता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ठीक है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। दूसरा है फास्फोरस युक्त उर्वरक, और तीसरा है पोटास युक्त उर्वरक। ठीक है, तो जो अकार्बनिक उर्वरक उसको 3 भागों में बांटे हैं। पहला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, दूसरा फास्फोरस युक्त उर्वरक, और तीसरा है पोटास युक्त उर्वरक। अब इस तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के अंतर्गत आते हैं 3 प्रकार के, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनिकल उर्वरक और एमाइड उर्वरक। ठीक है, ये 3 टाइप से आते हैं। फिर दूसरा देखते हैं फास्फोरस युक्त उर्वरक। तो ये भी इसको 2 टाइप में बांटा गया है फास्फोरस युक्त उर्वरक। पहला होता है जो जल में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, जो जल में डालने से उसको घुल जाते हैं, जल में घोल के इसको छिड़काव किया जाता है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, डीएसपी डबल सुपर फास्फेट, टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट या ट्राई सुपर फास्फेट बोलते हैं। और चौथा होता है एमएपी मोनो अमोनिकल फास्फेट। तो ये पूछा जाता है कि एमएपी मोनो अमोनिकल फास्फेट किस प्रकार का उर्वरक है, तो फास्फोरस युक्त उर्वरक है। ठीक है, जो अकार्बनिक उर्वरक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। फिर अगला देखते हैं हम लोग साइट्रेट में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक, जिसको क्या बोलते हैं डीसीपी डाई कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, डीसीपी डाई कैल्शियम फास्फेट साइट्रेट में घुलनशील उर्वरक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 ठो देख लिया हम लोग किस पे, फास्फोरस के अंतर्गत। अब तीसरा देखते हैं हम लोग पोटास युक्त उर्वरक। ठीक है, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। म्यूरेट ऑफ पोटास K2O बोलते हैं, और दूसरा है सल्फेट ऑफ पोटास
और तीसरा है नाइट्रेट ऑफ पोटास। ये 3 प्रकार में इसको पोटास को बांट देते हैं। इनका डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं तक रखेंगे। आप लोग को जैसे क्लास के शुरुआत में बोला गया था, आज क्वेश्चन आप दे दिया जाएगा। आप लोग को 4 क्वेश्चन दिया जाएगा जिनका आंसर आप लोग को लास्ट कमेंट में देना है, जो इसी क्लास से है। तो जिन्होंने पूरा देखा होगा वो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग कितने लोग अच्छे से देखते हैं और होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन आप लोग को बनाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कमेंट में बताना है आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, डीएसपी उर्वरक निम्नयुक्त है। 3 ऑप्शन है आप लोग का, नाइट्रोजन उर्वरक, पोटास उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक। कमेंट में बताइए इसका आंसर। मेन कमेंट बताना, लाइव चैट में मत बताना, वो आप लोग को नहीं रहेगा। इसका मेन जो कमेंट बॉक्स है क्लास के बाद उसमें आप लोग बता दीजिए। तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होती है? जो मार्स रोग होते हैं वो मटर में किसकी कमी से होती है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चौथा है आप लोग का, तंबाकू कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो चौथा क्वेश्चन नोट कीजिए, तंबाकू कमेटी की स्थापना कब नोट की थी? ये 4 क्वेश्चन हुए हैं आप लोग के। चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं कि फैक्ट ज़्यादा हो जाता है तो याद ज़्यादा नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस मुहिम में जोड़िए कि निःशुल्क का क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और अभी तक आप किसी बैच में नहीं जुड़े हैं तो बैच में जुड़ जाइए। वहाँ आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा क्लास का, और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स रहता है, नोटिस रहता है, जो भी और इम्पॉर्टेंट पढ़ाई संबंधी जानकारी है तो आप लोग को उसमें मिल जाएगा सिलेबस के अनुसार। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।